हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सैनी आपका साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 8 की साइंस, जिसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फसल एवं उनका उत्पादन और प्रबंधन। साथियों, हम बात करेंगे फसलों के बारे में। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फसल किसे कहते हैं, फसल किस प्रकार की बुआई होती है, हम किन किन बातों में या किन किन चीजों के बारे में अपने इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम फसल के बारे में जानते हैं। तो आपके विचार में फसल क्या हो सकती है? कुछ अपना दिमाग लगाइए, कुछ मैं बताता हूँ। देखिए साथियों, फसल क्या हो सकती है? जब आप सभी ने जीवन की किसी न किसी अवस्था के अनुसार या अपने किसी परिस्थितियों में खेत का भ्रमण अवश्य किया होगा, चाहे वो खेत कहीं के आस पड़ोस में हो, चाहे किसी भी बड़े पौधे का हो, चाहे किसी धान के हो, चाहे फलों के हो, किसी भी प्रकार के खेतों का आपने भ्रमण अवश्य किया होगा। तो उन खेतों में जाने से दौरान आपने ये अनुभव किया होगा कि खेत के अंदर बुआई की जाती है, कटाई की जाती है, फसलों को बोया जाता है, उनको अनावश्यक चीजें या खरपतवार को हटाई जाती है। कि इन प्रकार की चीजों को किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन से उपकरण है जो किसानों द्वारा काम में लिए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अपने फसल के बारे में। फसल क्या होते हैं? साथियों देखिए, फसल होते हैं कि जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उसे फसल कहा जाता है। यानी कि हमने बात क्या किया सर कि जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अब ये बड़े पैमाने क्या होता है, समझने का प्रयास करें। मान लो कि ये आपका एक खेत है और अभी सीजन के अकॉर्डिंग हम बात करें, उदाहरण के तौर पर, तो हम हैं जो अपने वर्षा ऋतु के दौरान इस खेत के अंदर हम तिल की बुआई करेंगे। तो जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर एक साथ उगाया जाता है, एक जगह पर उगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं फसल। तो ये आपका खेत है, इसमें सब जगह पर मैंने क्या बोया? तिल है, यानी कि तिल हुआ। तिलहन को हमने बोया। तो जब ये तिलहन को एक ही साथ बड़े पैमाने पर हम एक जगह पर उगाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हमने तिलहन की फसल उगाई। तो इसे हम क्या कहेंगे? तिलहन की फसल। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि आपका ये खेत है और आपने शीत ऋतु के दौरान इस खेत के अंदर गेहूं को उगाया। इस खेत के अंदर गेहूं को बड़े पैमाने पर उगाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गेहूं की फसल। तो इस प्रकार आपने समझ गए होंगे कि फसल किसे कहेंगे? एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर जब उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। तो मैं उदाहरण लिख देता हूं यहाँ पर। उदाहरण, गेहूं के पौधों को बड़े पैमाने पर एक साथ उगाना गेहूं की फसल कहलाता है। गेहूं की फसल कहलाता है। तो आपको फसल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अपने आसपास में या अपने सामाजिक परिवेश के दौरान ऋतुओं के आधार पर सामान्य तौर पर कितने प्रकार की फसलें की बुआई की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने 8th स्टैंडर्ड के दौरान फसलों के दो प्रकार को अपने बुक के अंदर बताया गया है। फसलों के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। फसलों के दो प्रकार को सबसे पहला हम बात करते हैं खरीफ की फसल। अब देखो खरीफ की फसल क्या होता है। तो एक बात दिमाग में याद रखना है कि खरीफ मतलब कि
खरीफ फसल। याद रखने का अच्छा तरीका है कैसे कि जब भी आपने देखा होगा कि जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु कब, जुलाई से सितंबर के महीने को बोला जाता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु के दौरान जिन फसलों की उगाई की जाती है उन्हें बोलते हैं खरीफ की फसल। और विशेषतः वे फसलें जिनके उत्पादित होने वाले अनाज के दाने, उत्पादित होने वाले फसलों के घास के लंबाई मोटे वो क्या होती है, बड़ी होती है, दाने बड़े नजर आते हैं, तो उन्हें बोला जाता है खरीफ फसल। तो इसको याद रखने का तरीका है प्यारे विद्यार्थियों, खरीफ की फसल यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान बोई गई फसलें, वर्षा ऋतु के दौरान बोई गई फसलें क्या कहलाती है, खरीफ। अब वर्षा ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु आती है अपने हिंदुस्तान या भारत के अंदर जुलाई से सितंबर तक के महीने को बोला जाता है वर्षा ऋतु या खरीफ की फसलें बोने का। जुलाई में बोई की जाती है, सितंबर में कटाई कर लेते हैं। जुलाई से सितंबर तक के महीने को खरीफ की फसल। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। देखो जो भी आप वर्षा ऋतु के अंदर बोई करते हैं, जैसे दलहन है, सभी प्रकार की दालें हैं, मूंग, मोठ, चना वगैरह, मूंग, मोठ, और फिर है ग्वार, फिर है जौ जिसे हम बोलते हैं ज्वार, फिर हम बाजरा आदि इस प्रकार की, इसमें एक और हम जोड़ सकते हैं तिलहन, ये भी दाल में आता है, तिलहन आदि इस प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। दूसरी है अपनी रबी की फसल। तो प्यारे विद्यार्थियों रबी की फसलें क्या होगी, तो सुने, रबी की फसल मतलब कि शीत ऋतु के दौरान, रबी की फसल यानी कि शीत ऋतु के दौरान बोई की जाने वाली फसल। तो लिख देते हैं यहाँ पर शीत ऋतु के दौरान, शीत ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली फसलें, शीत ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली फसलें, शीत ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली फसलें। अब शीत ऋतु के अंदर कौन कौन से महीने देखो तो इंपॉर्टेंट है अपने शीत ऋतु के महीने, नवंबर से मार्च, नवंबर से मार्च तक के शीत ऋतु होती है और इसके अंदर शीत ऋतु की फसलें उगाई जाती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं शीत ऋतु में क्या क्या रहता है। उदाहरण गेहूं, गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाने वाला है। और अगर बात करें तो अपने मुख्य रूप से बात करेंगे अगर जीरा, ये भी शीत ऋतु में पाया जाता है। देखो गेहूं, जीरा ये दो मुख्य राजस्थानी फसलें हैं। मुख्य राजस्थान में जैसे अपने राजस्थानी इलाकों में या भारत में परिवेश की बात करें तो गेहूं वगैरह है जो गंगानगर साइड में सर्वाधिक पाया जाता है, जीरे वगैरह की खेती होती है आदि। तो इस प्रकार दो प्रकार की फसलों को अपने अंदर हिंदुस्तान में उगाई की जाती है ऋतुओं के आधार पर। यहाँ ऋतु के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की आपने दी है। तो साथियों आपने फसल के बारे में जाना, जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। उदाहरण गेहूं के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। एग्जाम्पल बात की, फसलों के प्रकार की बात की है, यानी कि कितने प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, उदाहरण वगैरह कौन से महीने में होती है। खरीफ की फसल जुलाई से सितंबर, रबी की फसल नवंबर से दिसंबर मार्च तक होती है। साथियों अब हम जानेंगे कि फसलों का क्या प्रोसेस रहता है, किन किन परिस्थितियों से दौरान हम फसल उगाने के अंदर कौन कौन से उपयोग में काम लेते हैं, क्या क्या अंदर परिस्थितियां पाई जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों हमने फसल के बारे में जान लिया था, यानी कि फसलें कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती हैं और किस किस सीजन में किस किस माह में हम उनको बोते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो विद्यार्थियों हम बात करेंगे आधारित फसल पद्धतियां। अब आधारित फसल पद्धतियां क्या होती है कि अपने इलाके के अंदर मान लो कि किसान है जो फसल बुआई के दौरान अपने खेत के अंदर किन किन पद्धतियों का काम करता है, अंत में फसल को पूर्ण रूप से भंडारित करने के तक के समय तक, तो हम उसी पद्धतियों को पढ़ेंगे। तो देखो आपने भी किसी न किसी अवस्था के अंदर देखा होगा कि सबसे पहले आधारित फसल पद्धतियों में बात करें तो सबसे पहले किसान क्या करता है अपने खेत में, तो सबसे पहले किसान करता है मिट्टी तैयार करता है। सभी को पता है मिट्टी तैयार करता है, तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहली पद्धति होगी।
मिट्टी को तैयार करता है किसान। अब मिट्टी को तैयार कर दिया तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ बुआई करेगा, यानी कि खेत के अंदर कुछ ना कुछ बोएगा तो बुआई करेगा, यानी कोई भी फसल है तो उसकी बुआई करेगा। सर्वप्रथम मिट्टी को अच्छे से तैयार करेगा। हम इसके बारे में डिटेल में भी अब पढ़ेंगे, पूर्णतः विविध इसके बारे में अध्ययन करेंगे कैसे मिट्टी तैयार करते हैं। फिर वो क्या करेगा, सोचिए, वो बुआई करेगा। अब बुआई कर लिया तो बीज को अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए, अंकुरित होने के लिए चाहिए जल, वाटर, पानी। तो वाटर या जल कैसा होगा, सिंचाई द्वारा होगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा कि वो बाल को सिंचाई करेगा, तो ये लो सिंचाई। अब जब किसान ने सबसे पहले मिट्टी तैयार की, उसके अंदर अपनी बुआई भी कर दी, अब इसकी सिंचाई भी हो गई। अब जब भी किसी बीज के खेत के अंदर बुआई करते हैं, सिंचाई होती है, तो आप सभी को पता है कि उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसको फसल को सशक्त बनाने के लिए किसान उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर खाद एवं उर्वरक देता है, खाद एवं उर्वरक देना, उसको सशक्त बनाने के लिए खाद एवं उर्वरक देता है, यानी कि अपने खेतों के अंदर खाद वगैरह छिड़काव करता है उर्वरक का। अब जब देखो किसान ने मिट्टी भी तैयार कर ली, बुआई कर दी, सिंचाई भी कर दी, पौधा उग गया, उगने के बाद खाद और उर्वरक भी दे दिया, तो आप सभी को पता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है कि खेत के अंदर जिस फसल की हम बुआई करते हैं उसके साथ साथ अनावश्यक चीजें भी उग जाती है, घास वगैरह है जिसकी हमें जरूरत नहीं है और वो अपने फसलों को हानि वगैरह पहुंचा सकती है। तो किसान क्या करता है, उन चीजों को हटा देता है। उन चीजों का नाम है खरपतवार को नष्ट करना, खरपतवार को नष्ट करना। तो किसान उन चीजों को भी हटा देता है, खरपतवार को पूर्णतः नष्ट कर देता है। अब जब खरपतवार को पूर्णतः नष्ट कर देगा तो क्या करेगा, अब उसके पास एक पूर्ण विकसित फसल खड़ी है। अब वो फसल की क्या करेगा, वो फसल की करेगा कटाई। क्या करेगा, पाल को कटाई, तो फसल की कटाई करेगा। कटाई करने के बाद अपने गृह या अपने निवास स्थान पर लेके जाकर उनका क्या करेगा, भंडारण करेगा। भंडारण मतलब कि स्टोरेज करेगा, अपने घर पे जमा करेगा। तो इस प्रकार की जो आधारित फसल पद्धतियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फसल पद्धति मिट्टी को तैयार करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। अब देखो हम इसको पूर्णतः डिटेल में पढ़ते हैं कि मिट्टी किस प्रकार तैयार करता है। विद्यार्थियों, मिट्टी तैयार करने का मतलब है कि मान लो कोई भी एक किसान एक खेत में किसी भी फसल को बोने के लिए इच्छुक है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पर फसल बोऊं, लेकिन खेत की मिट्टी में पिछले 3-4 माह से बुआई नहीं होने की वजह से मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के जो कंकर इकट्ठे हो गए, अनावश्यक चीजें भी उसके अंदर घुली रहती है। तो इस मिट्टी को फसल योग्य तैयार करने के लिए किसान क्या करता है, किस प्रकार करता है और हम मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं उसकी चीजें देखते हैं। आप सभी ने जब भी खेत का भ्रमण किया होगा तो आपने देखा होगा कि मान लो ये एक कोई खेत है, इसके अंदर ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो मुख्य प्रकार की जो उपयोग चीजें होती है वो मिट्टी के बुआई से क्षेत्र में, यानी कि मान लो कि 4, 5, 6 या 8 महीने से कोई भी एक रिक्त स्थान जो मिट्टी पड़ी है जिसके ऊपर कोई भी चीज की बुआई नहीं हुई है, मिट्टी के उपयोग चीजें जमीन के अंदर चली गई है, कुछ इसके आवश्यक जीव जंतु है जो फसल को उत्पन्न करने में मदद करते हैं वो भी जमीन में गहराइयों तक चले गए हैं, ऊपर की मिट्टी है जो कठोर और अनउपजाऊ हो गई है। तो इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो देखो मिट्टी को तैयार करने के कारण क्या क्या है, सबसे पहले तो है खेती करने युक्त, खेती करने युक्त, यानी जो खेती करने युक्त है मिट्टी को तैयार करना, यानी कि इसका मुख्य इंपॉर्टेंट है कि खेती करने जैसे बनाना, यानी कि कोई भी जगह पर खेती की जैसे ऐसे मिट्टी को तैयार करना। दूसरा है मिट्टी को पोली करते हैं, यानी कि मिट्टी को पोली करना। पोली करने का मतलब है कि मिट्टी को उसके कणों को अलग अलग करना, यानी कि ऊपर की तरफ कठोर कण जमा हो जाता है, नीचे की तरफ महीन चूर्ण युक्त कण होते हैं, तो उसको पोली करना, यानी कि उसको खोलकर नीचे वाले कणों को ऊपर की तरफ लाना, यानी कि महीन कणों को ऊपर लाना और कठोर कणों को नीचे की तरफ प्रेषित करना, ये क्या लगता है मिट्टी को पोली करना। अब जब मिट्टी को पोली करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर जो दबे हुए चीजें रहेंगे, मिट्टी के गर्भ में, मिट्टी के गर्भ में दबे सूक्ष्म जीव
तथा सूक्ष्म जीव तथा सहायक जीव। सहायक जीव किसकी बात करूं मैं? किसान का सहायक या किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? केंचुआ। सहायक जीव केंचुए को ऊपर लाना, यानी कि जमीन के अंदर जो भी चीजें दबी हुई हैं वो पूर्ण रूप से ऊपर आती है। अब जब पूर्ण रूप से ऊपर आ जाएगी तो अपने को क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि पौधे की जो पौधा होगा पौधे की जड़ें आसानी से वो आसानी से जमीन के अंदर खड़ी हो सकेगी, अपनी जड़ें घर में निकल सकेगी। कठोर चीजें हमें हटा ऊपर महीन कोमल संरचना है तो पौधे की जड़ें आसानी से जमीन में प्रवेश कर पाएगी, जिससे पौधा आसानी से उगने में मदद रहेगा, प्रवेश करेगी। अब जब पौधे जमीन में प्रवेश करेगी तो मूल यानी कि जड़ का श्वसन भी आसानी से होगा, श्वसन आसानी से रहेगा, यानी कि जड़ों द्वारा श्वसन भी आसानी से किया जा सकेगा। और जब महीन कणयुक्त और कोमल मृदु मिट्टी ऊपर की तरफ रहेगी तो जब बारिश का पानी आएगा तो पानी आसानी से उसके अंदर जा सकेगा और जड़ों तक पहुंच जाएगा, तो पौधे की जड़ों को जल मिलेगा, तो पौधों की जड़ों को जल भी आसानी से प्राप्त होता है। पौधे की जड़ों को जल भी आसानी से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने को मिट्टी तैयार करने पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है, हम क्यों मिट्टी तैयार करते हैं अपने फसल बुआई के दौरान, तो ये मुख्य चीजें हैं, इनकी वजह से हम मिट्टी तैयार करते हैं। अब हम और बात करेंगे मिट्टी के बारे में आगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने मिट्टी को तैयार करने की बात की थी। अब हम देखते हैं कि इसमें देखो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है जुताई करना। आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा, जुताई करना है। जुताई किसे कहते हैं? तो देखें जुताई क्या होती है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा है कि जुताई करने के लिए मिट्टी को क्या करते हैं? मिट्टी को ऊपर कठोर कणों होते हैं उनको उल्टा करके नीचे वाले महीन कणों को ऊपर लाता है, ओला करता है। तो इसे ही हम अपनी भाषा में जुताई कहते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर उसके कठोर कणों को नीचे तथा मृदुल या महीन कणों को ऊपर लाकर ओली करने की प्रक्रिया को जुताई करना कहते हैं। ओली करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। समझ आ गया? यानी कि जो भी मिट्टी है उसके अंदर सर्वप्रथम किसी न किसी माध्यम के द्वारा हम जब उसके छोटे कणों को ऊपर और बड़े कणों को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? जुताई करना कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं कृषि औजार के बारे में। कुछ कृषि औजार, कृषि औजार यानी कि मिट्टी को तैयार करने में अपने अंदर कुछ न कुछ कृषि औजारों की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ औजार है, जैसे हल, सबसे पहला है हल, दूसरा है कुदाली और तीसरा है कल्टीवेटर। हल, कुदाली, कल्टीवेटर। देखो समझा आपने हल देखा होगा, हल की संरचना कैसी होती है? इस प्रकार की संरचना होती है। ये पुराने जमाने में किसान इसका उपयोग करता था अपने बुआई के दौरान हल चलाने में, यानी मिट्टी को ऊपर करने में और उसके आसपास के जीवों को ऊपर बाहर निकालने में। तो देखो हल का आगे का जो पूरा भाग होता है इसे बोलते हैं फाल, जो लोह युक्त होता है। क्या बोलते हैं इसको? फाल कहा जाता है। और पीछे का ये क्या होता है? लकड़ी का बना होता है, जिसे किसी भी मवेशी या पशु के गर्दन पर रखकर उसके ऊपर घुमाया जाता है, इसे बोलते हैं हल। फिर होती है कुदाली। कुदाली क्या होती है? देखो एक कुदाली होती है एक लकड़ी का इस प्रकार का बना हुआ यंत्र, जिसके सबसे पीछे की तरफ एक लोहे की पत्ती लगी होती है, ऐसे। यानी कि लकड़ी का एक यंत्र होता है जिसके पीछे की तरफ लोहे की एक पत्ती लगी होती है।
वो लोहे की पट्टी मुख्य रूप से मिट्टी को उथल-पुथल करने में काम आती है। इस प्रकार इसे बोलते हैं कुदाली। इसको भी मवेशियों के ऊपर रखकर काम में लिया जाता है। फिर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है वो समझो। देखो ये दोनों चीजें ना, हल और कुदाली, इसका अंदर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये समय तथा श्रम यानी कि टाइम भी ज्यादा लगता था और मेहनत भी ज्यादा लगती थी, तो समय और श्रम अधिक लगता था, यानी कि काम भले कम हो लेकिन समय और श्रम अधिक लगे। काम भले कम हो लेकिन समय और परिश्रम भी ज्यादा लगते थे, क्योंकि किसी भी मवेशी यानी कि पशुओं की गर्दन पर बैल है, ऊंट है, उनकी गर्दन पर रखकर ये घुमाया जाता था, टाइम भी ज्यादा लगता था, काम भी बहुत कम होता था और मेहनत भी ज्यादा लगती थी। ये दोनों चीजें। लेकिन आज का आधुनिक में क्या है, आधुनिक में आ गया, देखो अपने आ गया कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप सबको पता है कि ये ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा रहता है, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा रहता है। दूसरा, इसके अंदर समय एंड श्रम कम लगता है, समय और श्रम कम लगता है। आपने कल्टीवेटर समय देखा था, ट्रैक्टर के पीछे इस प्रकार लकड़ी के पट्टे पर, एक लकड़ी का पट्टा होता है, उसके ऊपर इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिली जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा रहता है, समय और श्रम बहुत कम लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है, मेहनत भी बहुत कम लगती है और उत्पादकता अधिक होती है, उत्पादकता अधिक। तो इस प्रकार हमने अभी तक क्या पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक मिट्टी को तैयार करने की पूरी प्रणाली पढ़ ली है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमने बात कर दी थी पहले मिट्टी को तैयार करने की सारी विधियों के बारे में। हमने जाना था कि किस प्रकार किसान है जो खेती करने से पहले मिट्टी के अंदर बदलाव लाता है, कौन कौन से उपकरण या औजारों को मदद लेता है और कैसे उसको मिट्टी के अंदर जो पौधे के लिए वो फायदेमंद होती है। फिर हमने दूसरी विधि में बात की थी कि मिट्टी की अगर तैयार कर लिए तो उसके अंदर बुआई की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई के बारे में, यानी कि अब मिट्टी तैयार हो गई है तो किसान उसके अंदर बुआई करेगा, तो किस प्रकार करेगा, कैसे वो बीज लाएगा और किस प्रकार के उपकरण द्वारा वो खेतों के अंदर बुआई करेगा। तो क्या विद्यार्थियों, बुआई में देखो फसल बोने से पहले वो किसान देखेगा कि फसल साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और स्वस्थ बीजों का चयन करेगा, यानी कि बीज होने चाहिए वो स्वस्थ होने चाहिए, साफ और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उस प्रकार के बीजों का चयन कौन करेगा, किसान करेगा अपनी बुआई के लिए। और दूसरा है कि किसान कैसे बीजों का भी चयन करेगा जो अधिक उपज देने वाले बीज होंगे, यानी कि वो उन बीजों को प्राथमिकता देगा जो बीज अधिक उपज देते हैं, यानी कि उपजाऊता का अलग, यानी कि 1 किलो अगर अपने बीज का इस्तेमाल किया तो अपने पास लगभग उससे कई ज्यादा मात्रा में, यानी कि 50 से 60 बोरी भर के या 50 से 60 ड्रम भर के या 50 से 60 मोड़ के रूप में अपने को उत्पादन मिले, तो वो उन बीजों को प्राथमिकता देगा जो बीज अधिक उपज देने में सक्षम रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर कुछ न कुछ औजारों का वो उपयोग करता है अपनी बुआई के लिए। तो परंपरागत रूप से देखो पुराने जमाना में औजार चलता था कीपा का नाम का, यानी कि आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में या कहीं का पुराने परिवेश का भ्रमण किया होगा, तो एक कीप के आकार का होता था और उसको हल के रूप में मवेशियों के पीछे बांधकर दो आदमी खड़े होते थे उसके ऊपर और वो कीप आगे चलकर नलों के रूप में होता था और उसके ऊपर बुआई करते थे, तो उसे बोलते हैं कीपाकार प्रकार का, यानी कि बीजों को कीप के अंदर डालने पर वो 2-3 नुकीले सिर वाले पाइप से होकर मिट्टी में स्थापित हो जाते हैं, यानी कि कीपाकार प्रकार का होता था। लेकिन आजकल मॉडर्न युग के अंदर सीड ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई होती है, यानी कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है, समान दूरी को गहराई बन रहती है। कैसे कि जो कीपाकार वाला था उसके अंदर समान दूरी में रहती थी, मवेशी की चाल के ऊपर निर्भर करता था और हाथों से जाने की बीजों की क्षमता के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन उसकी जो गति रहती थी वो समान नहीं रहती थी। तो लेकिन यहाँ पर जो सीड ड्रिल है इसके अंदर समान दूरी और गहराई बनी रहती है। फिर है कि श्रम व समय की भी बचत होती है। कैसे कि कीपाकार के अंदर टाइम भी ज्यादा लगता था और परिश्रम भी ज्यादा लगता था और रिजल्ट के तौर पर भी बीज है जो ज्यादा गैप में या कम गैप में भी हो जाता है, एक नियमित दूरी नहीं बनी रहती थी। लेकिन सीड ड्रिल के अंदर श्रम व समय की बचत होती थी। ठीक है, अब देखो बुआई अगर करती है तो अपने को क्या चाहिए कि उसको फसल के लिए अपने को खाद व उर्वरक भी मिलाना पड़ेगा, खाद व उर्वरक भी मिलाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ खाद व उर्वरक मिलाएंगे, तो खाद व उर्वरक कैसे किसे कहते हैं, यानी कि कैसे पदार्थ होंगे जिनको हम खाद या उर्वरक कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप,
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक हम कहेंगे। यानी कि मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ फसलों के अंदर या मिट्टी के अंदर उनको मिलाया जाता है, उन्हें हम खाद या उर्वरक कहेंगे। तो खाद या उर्वरक को हम अलग-अलग भागों में इसका डिफरेंस पड़े तो खाद किसे कहेंगे और उर्वरक किसे कहेंगे। तो देखो खाद तो होता है प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न होने वाले। प्राकृतिक कैसे? ये देखो आपको सभी को पता है कि खाद जो गोबर या पौधे के सड़े गले पदार्थों से बनता है। या तो हम गोबर ले जाकर खेतों में डालते हैं या सड़े गले पौधे का कचरा होता है उसको भी हम डालते हैं, तो ये प्राकृतिक तौर पर बनता है। लेकिन इसके मुकाबले हम उर्वरक की बात करें, उर्वरक कृत्रिम तौर पर मानव द्वारा केमिकल फैक्ट्रियों के अंदर निर्मित किया जाता है और ये केमिकल युक्त होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। फिर इनका उत्पादन खेतों में ही होता है क्योंकि मवेशी वगैरह खेतों में चरते रहते हैं तो उत्पादन भी खेतों में होता है। कचरा वगैरह या पौधे के सड़े गले पदार्थ भी खेतों में ही रहते हैं, तो ये खेतों में इनका उत्पादन होता है। लेकिन इनका उत्पादन कैसा होता है? फैक्ट्रियों के अंदर होता है। अब देखो खाद के अंदर ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा तो ज्यादा रहती है, लेकिन उर्वरक के अंदर ह्यूमस अपने को प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। लेकिन खाद के अंदर क्या है कि उसके अंदर पोषक पदार्थों की कमी होती है जिसकी वजह से फसलों की उत्पादकता में थोड़ी कमी रह जाती है। लेकिन उर्वरक के अंदर पोषक पदार्थों की ज्यादा प्रचुरता होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, उन सभी पदार्थों के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने फसल उत्पादन की विधियों के बारे में जाना, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना और खाद और उर्वरक मिलाने वाली विधियों को पढ़ा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।